आज हम देखेंगे संस्कृति भाग 3 संस्कृति के विकास के सिद्धांत। पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि संस्कृति विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों में आज पहला सिद्धांत हम देख रहे हैं, उद्विकासवादी सिद्धांत। उद्विकासवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था विज्ञान के अंतर्गत सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में, जो उन्होंने 1859 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने जीवों की उत्पत्ति के विकास को स्पष्ट किया था कि कैसे एक कोशीय जीव से बहुकोशीय जीवों का विकास हुआ। उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। जब डार्विन ने अपना यह सिद्धांत प्रस्तुत किया तो इसका सभी क्षेत्रों पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा और समाजशास्त्र मानवशास्त्र भी इससे अछूता नहीं था। डार्विन का मानना था कि जीवों का उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर, समानता से असमानता की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर होता। अर्थात कोई भी जीव है उसका विकास हम देखें तो सरलता से जटिलता की ओर हो। सरल एक कोशीय जीव था, उससे बहुकोशीय जीव का विकास हुआ तो सरलता से जटिलता की, समानता से असमानता। पहले एक कोशीय जीव थे, समान चीज़ें थी, लेकिन जब बहुकोशीय आए तो असमानताएं धीरे धीरे उनमें विकसित होने प्रारंभ हुई। अनिश्चितता से निश्चितता, एक कोशीय जीव था, क्या चीज़ कौन कार्य करेगा ये सब कुछ अनिश्चित हो, लेकिन बहुकोशीय जीव को हम देखें तो उसके कार्यों की निश्चितता वहाँ पर दिखाई देती है कि कौन सी कोशिकाएं किस कार्य को करेंगी। तो उस आधार पर हम देखें तो डार्विन ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया उसका प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ा। समाजशास्त्री भी इस पर रहे। समाजशास्त्रियों में हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम इस सिद्धांत को समाज के उद्विकास को समझने में लगाया। सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत भी इससे अछूता नहीं रहा और मानव शास्त्रियों ने इसे संस्कृति के ऊपर लागू करने का कार्य किया। प्रारंभिक उद्विकासवादियों का मानना था कि संस्कृति का विकास एक सीधी रेखा में निश्चित क्रम में हुआ है। विश्व की सभी संस्कृतियाँ इन्हीं निश्चित स्तर से होकर गुजरी है और उनमें विकास का क्रम सरलता से जटिलता की ओर, समानता से असमानता की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर रहा है। अर्थात विश्व की जितनी भी संस्कृतियाँ हैं वो संस्कृतियाँ एक ही स्तर से होकर के गुजरी हैं, चाहे वह भारतीय संस्कृति हो, चाहे वह बेबीलोनिया की संस्कृति हो, चाहे वह यूरोपियन संस्कृति हो। ऐसा प्रारंभिक उद्विकासवादियों का मानना रहा है। मानवशास्त्रियों का मानना है कि यदि मानव को समान पर्यावरण मिले, अर्थात उनका भौगोलिक पर्यावरण एक जैसा हो, उनके आसपास के जो परिस्थितियां हैं वह एक जैसी हों, तो वे अधिकांशतः समान सोचेंगे और समान रूप से कार्य करेंगे, क्योंकि मानव में एक मानसिक एकता पाई जाती है। इसी एकता के कारण भिन्न भिन्न स्थानों पर समान सांस्कृतिक तत्व पाए जाते हैं। जैसे शून्य का उदय हम देखें, आविष्कार हम देखें तो हिंदू संस्कृति, माया संस्कृति और बेबीलोनिया की संस्कृति में स्वतंत्र रूप से ये संस्कृतियाँ आपस में कहीं पर भी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं हैं। तो पर्यावरण वहाँ पर एक जैसा था, इसलिए वहाँ के लोगों की सोच एक जैसी थी और इसलिए जीरो का आविष्कार या शून्य का आविष्कार वहाँ पर स्वतंत्र रूप से हुआ। इसी प्रकार से वो कहते हैं कागज़ और छापे खाने का आविष्कार देखें तो पूर्व और पश्चिमी देशों में लगभग साथ हुआ। इसी प्रकार से लेखन कला आदि का विकास भी स्वतंत्र रूप से अलग अलग संस्कृतियों के अंतर्गत देखा जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के उद्विकास को समझने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। अन्य लोगों के अंतर्गत हम देखें तो एडवर्ड टेलर हैं, जिन्होंने धर्म के लिए इसका प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की और धर्म कैसे विकसित हुआ उसकी चर्चा उन्होंने करी। इसी प्रकार से मैथ्यू हैडन ने कला को उद्विकास की चर्चा करी और उन्होंने बताया कि कला किस प्रकार से यथार्थवाद से संकेतवाद और फिर रेखाचित्र, अर्थात कलाकार जो हुआ करते थे पहले
वह किसी भी चीज़ की उपस्थिति बताने के लिए उसका पूरा चित्रण वहाँ पर प्रस्तुत करते थे। यथार्थ रूप में उसको बताते थे कि अगर घोड़े का बताना है उपस्थिति तो वो घोड़े का चित्रण वहाँ पर प्रस्तुत करते थे। उसके बाद उन्होंने संकेत के रूप में उसे प्रस्तुत करना प्रारंभ किया कि घोड़े का मुख दिखा दिया या उसके पैरों के निशान आपको वहाँ पर दिखा दिए तो संकेत के रूप में। और उसके बाद रेखा चित्र, केवल एक आउटलाइन उसकी क्रिएट कर दी है, मुंह की आउटलाइन बना दी है और आप उसके माध्यम से अंदाज लगाते हैं कि यह घोड़ा है यहाँ पर। तो उस आधार पर मॉर्गन ने विवाह और परिवार की उत्पत्ति एवं उद्विकास को समझाने के लिए इसी सिद्धांत का प्रयोग किया। मॉर्गन ने ही मानव समाज के उद्विकास को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया था। मॉर्गन ने मानव समाज के उद्विकास को स्पष्ट किया और समाज को 3 स्तरों में विभक्त किया। पहला स्तर है अरण्य या जंगली अवस्था, या हम उसको कहते हैं सेवेज स्टेज। दूसरा बर्बरता या असभ्य अवस्था, बारबेरियन स्टेज। और तीसरी अवस्था है सभ्यता या सिविलाइज्ड स्टेज। इन तीनों स्तरों को उन्होंने पुनः 3 उप स्तरों में विभक्त किया है, जिसको उन्होंने प्राचीन, मध्य और उत्तर काल के अंतर्गत विभक्त किया है। तीनों को विस्तृत रूप में हम देखें तो सबसे पहले देखें अरण्य अवस्था। अरण्य अवस्था के 3 स्तर हम देखें, प्राचीन, मध्य और उत्तर काल। तो प्राचीन काल जो है उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि मानव जंगल में इधर उधर भटकता रहता था। इस समय संस्कृति का उद्भव भी नहीं हुआ था। मध्यकाल, मानव अभी भी जंगलों में ही रह रहा है, लेकिन उसको अब मछली पकड़ने का ज्ञान है और उसको आग जलाने की कला सीख ली है कि कैसे उसे आग जलानी है और कैसे मछलियाँ पकड़नी है, वो वह सीख गया। उत्तर काल जब इसका आया तो उन्होंने कहा कि उसे तीर और धनुष का प्रयोग कैसे किया जाए उसको सीख लिया, अर्थात शिकार करना उसको वहाँ पर आ गया। तो प्रारंभिक जो 3 स्तर हम देखें अरण्य अवस्था के, तो वह ये रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि असभ्य अवस्था का विकास होना प्रारंभ हुआ। तो अब असभ्य अवस्था में 3 स्तरों की हम बात करें तो प्राचीन स्तर में वो कहते हैं कि ऊपर की इन तीनों चीज़ों के साथ में संस्कृति का विकास भी हुआ और उसने थोड़े बहुत बर्तनों का आविष्कार भी कर लिया, ताकि वह जो कुछ शिकार करता था वो शिकार को पकाने के काम आए, उसको स्टोर करने के काम आए। तो बर्तनों का वहाँ पर विकास होना प्रारंभ हुआ। मध्यकाल की हम बात करें तो उसने बोला यहाँ पर कृषि थोड़ी बहुत विकसित होनी प्रारंभ हुई, उनको पशुपालन भी आ गया और मोटा जो धान है उस मोटे धान को भी कैसे वो उगा सकते हैं उसकी कला का उन्होंने विकास यहाँ पर किया। उत्तर काल की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि इस असभ्य काल की जो उत्तर काल की अवस्था थी, उच्च अवस्था जो थी, उसके अंतर्गत उसे लोहे का ज्ञान भी हो गया था और इस लोहे का ज्ञान होने से उसको जो औजार निर्माण थे उन औजार निर्माणों में उसकी पारंगत हासिल कर ली उसने। अच्छे तीखे औजार अपनी सुरक्षा के लिए, शिकार के लिए, उनको उसने वहाँ पर विकसित कर लिया। तीसरा काल आ गया फिर सभ्य काल। उन्होंने कहा सभ्य काल का विकास हम तब से मानते हैं जब मानव को अक्षर और लेखन कला का ज्ञान हो गया, क्योंकि इससे पहले की अवस्थाएं हम देखें तो वहाँ पर मानव को अक्षर ज्ञान नहीं है, लिपि उसकी कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं देती। जब मानव को लिपि का ज्ञान हो गया तब जाकर के सभ्य काल का विकास प्रारंभ माना गया। सभ्यता के उच्च स्तर पर वर्तमान में यूरोपीय सभ्यता, जो कि 2 हम देख रहे हैं, यूरोप के अंदर 2 प्रकार की सभ्यताएं हैं, एक पूंजीवादी व्यवस्था है और एक समाजवादी व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा कि ये 2 जो सभ्यताएं हैं ये मुख्य रूप से यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ये सभ्य काल की उच्चतम स्थिति के साथ में आज जुड़ी हुई देखी जा रही हैं। इसके अलावा जो हैं अविकसित संस्कृतियाँ हैं या अविकसित जो राष्ट्र हैं वो अभी प्राचीन स्थिति के अंतर्गत है। जो विकसित हो रहे हैं या विकासशील जो राष्ट्र हैं वो मध्यकाल के अंतर्गत चल रहे हैं। ये जो सिद्धांत प्रस्तुत किया
मॉर्गन ने अपना, उसकी आलोचना हुई, क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत स्पष्ट जो है वह नहीं दिखाई दे रही, और उसकी आलोचना उन्होंने करी। सबसे पहली आलोचना जो आलोचकों ने करी वो उन्होंने कहा कि यह दोषपूर्ण अध्ययन पद्धति है। आर्म चेयर विशेषज्ञ की संज्ञा देकर इसको संबोधित किया। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि इसके अंतर्गत क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बाहर से गए, उन्होंने जो कुछ लिखा, जो कुछ कहा, उसी के आधार के ऊपर उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। वो कभी भी क्षेत्र में जा कर के और नृजाति अध्ययन पद्धति अपनाकर उन्होंने कार्य नहीं किया है। सोफे पे बैठे, कुर्सी पे बैठे आराम से और 10 किताबें खोलकर उन्होंने अपनी अध्ययन पद्धति विकसित कर ली, उनका मानना ऐसा है। इसलिए उन्होंने कहा कि यह अध्ययन पद्धति बिल्कुल ही गलत है। दूसरी आलोचक जो हैं वो ये कहते हैं कि प्रसार के सिद्धांत की पूर्णतः अवहेलना कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि संस्कृति का प्रसार नहीं होता है, मानव में अनुकूलन करने की और अनुसरण करने की अद्भुत क्षमता विद्यमान है। तो बोले कि जब कोई एक सांस्कृतिक तत्व किसी संस्कृति में उदय होता है तो वह प्रसार के माध्यम से, जब दो व्यक्ति संपर्क में आते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो उससे प्रभावित होते हैं और यह उस आधार पर एक जगह से दूसरी जगह पर सांस्कृतिक तत्व फैलते हैं। तो इस सिद्धांत की पूर्णतः उन्होंने अवहेलना कर दी। तीसरी बात, उद्विकासवादियों का कहना है कि विश्व की समस्त संस्कृतियां एक ही स्तर से, निश्चित स्तर से होकर के गुजरी हैं, जो कि वास्तव में त्रुटिपूर्ण सोच है, क्योंकि हम विश्व की सभी संस्कृतियों में एक जैसे स्तरों को प्राप्त सामने जब अध्ययन करते हैं तो नहीं देखते हैं। कहीं पर बहुपत्नी प्रथा जो है वह महिलाओं की संख्या अधिकता होने के कारण है, तो कहीं पर वह पुरुषों के अय्याशीपूर्ण जीवन के साथ में संबंधित है। तो एक ही कारण हो और एक ही समय ये स्तर रहे हों, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हम कहें कि उन्होंने एक मानसिक एकता की बात कही कि समान सांस्कृतिक तत्वों की उत्पत्ति समान प्रकार का भौगोलिक पर्यावरण प्राप्त होने पर हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई सारी संस्कृतियों में यह देखने को नहीं मिलता है। और आखिरी बात, किसी भी प्रकार के स्वतंत्र आविष्कार को उन्होंने महत्व नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं स्वीकारा कहीं पर भी कि तत्वों का आविष्कार हो सकता है, व्यक्ति किसी नवाचार के माध्यम से नवीन चीज़ों का आविष्कार कर सकता है, तो उसको उन्होंने कहीं पर भी महत्व नहीं दिया। इन सब सिद्धांत, जब इस उद्विकास सिद्धांत की इतनी सारी आलोचनाएं हुई तो इसके विरोध में एक नवीन सिद्धांत प्रस्तुत किया जो उद्विकासवादियों से ही संबंधित था, लेकिन कुछ भिन्नता उसके अंतर्गत विद्यमान थी, और उन्होंने अपने आप को कहा नव उद्विकासवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया लेस्ली वाइट ने और इसके समर्थक रहे स्टीवर्ट। इनका मानना था कि संस्कृति का विकास एक सीधी रेखा में ना होकर अनुव्रत रेखा अर्थात पैराबोलिक कर्व के रूप में हुआ है। इस अनुव्रत रेखा के अंतर्गत उन्होंने कहा कि संस्कृति अपनी पहली एक स्थिति होती है। जब विकास का क्रम शुरू होता है तो उस विकास के क्रम में यह संस्कृति अपनी विपरीत दिशा की ओर मुड़ती है, अर्थात दूसरी स्टेज पहले वाली स्टेज से बिल्कुल अपोजिट होगी, और तीसरी स्टेज की तरफ जब वापस से यह संस्कृति मुड़ेगी तो वह पहले वाली संस्कृति के अनुरूप होगी। लेकिन उस पहले वाली संस्कृति के अनुरूप तो होगी, परंतु एक उच्च रूप में और तर्क के साथ में वह अपने उस तर्क रूप को प्रस्तुत करती है। उन्होंने उदाहरण देकर के इसको समझाया कि हम प्रारंभिक संस्कृति को अगर हम देखें तो उस समाज में विवाह जैसी कोई संस्था नहीं थी। यौन स्वच्छंदता की स्थिति वहाँ पर मौजूद थी। एक व्यक्ति, एक पुरुष अपने समूह की किसी भी महिला के साथ संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र हुआ करता था। लेकिन दूसरी स्थिति
इसके बिल्कुल विपरीत विवाह, विवाह संस्था का विकास हुआ और उसी के आधार के ऊपर हुआ कि एक पुरुष एक स्त्री के साथ में विवाह कर परिवार को बसाए। लेकिन अगर आज हम तीसरी स्थिति को देखें तो फिर यौन स्वच्छंदता की बात हो रही है और अब तर्क के साथ में लोग इसको प्रस्तुत करने लगे हैं। इसी प्रकार से दूसरी आधार पर देखें तो जब मानव का जन्म हुआ और समूह बनाकर रहने लगा तो नग्नता की अवस्था थी, वस्त्रों का उसे ज्ञान नहीं था किसी प्रकार के। लेकिन दूसरी अवस्था देखें तो वस्त्रों का जब ज्ञान हुआ तो मानव उन वस्त्रों को पूरा अपना शरीर ढकने लगा। लेकिन आज की स्थिति देखें तो फैशन के माध्यम से फिर हम नग्नता की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि फैशन के माध्यम से जो वस्त्र हैं वह उसी प्रकार के बनकर आ रहे हैं। इसी प्रकार से देखें तो प्रारंभिक अवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति का कोई महत्व नहीं होता था। जो भी संपत्ति होती थी वह सामूहिक संपत्ति होती थी। जिस समूह के आप सदस्य हैं उस समूह की संपत्ति वह मानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे दूसरी स्थिति आई तो उसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति होने लगी। लेकिन आज हम देखें तो जो मौलिक अधिकार हमारा था, संपत्ति का अधिकार, वह समाप्त हो गया और संपत्ति के ऊपर कानूनन रूप से फिर समूह का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि एक पैराबोलिक कर्व है, अनुवृत्त रेखा के अंतर्गत संस्कृति का विकास होता है। अब लेस्ले वाइट ने यह कहा कि यह अनुवृत्त रेखा तो होती है, लेकिन संस्कृति का विकास कब होगा? तो उनका मानना है कि मानव का विकास ऊर्जा के ऊपर निर्भर है और इस ऊर्जा के ऊपर मानव का जितना अधिक नियंत्रण होगा, संस्कृति का विकास उतनी ही तीव्र गति से होगा। आदिम काल में संस्कृति का विकास धीमा था क्योंकि ऊर्जा के ऊपर मानव का नियंत्रण नहीं था। लेकिन आधुनिक काल को देखें तो ऊर्जा के ऊपर मानव का नियंत्रण बहुत अधिक है, तो संस्कृति का विकास भी जो है वह तीव्र गति से हो रहा है और उसमें परिवर्तन भी उतनी ही तीव्रता के साथ में होते रहते हैं। इनके समर्थक थे स्टीवर्ट, उन्होंने भी इसी बात को कहा। उन्होंने उद्विकास के एक मार्गी जो सिद्धांत पहले के लोगों ने प्रस्तुत किया था उसके स्थान पर बहुमार्गी सिद्धांत प्रस्तुत किया और उनका कहना था कि विश्व की समस्त संस्कृतियाँ एक ही स्तर से होकर नहीं गुजरी हैं, वरन विभिन्न क्षेत्रों में इसका क्रम परिस्थितियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न रहा है। अर्थात जहाँ पर जैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ थी उन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति का क्रम विकसित हुआ है, एक जैसा क्रम नहीं रहा है। कहीं पर बहुपति विवाह है, कहीं पर बहुपत्नी विवाह है, कहीं पर कुछ सांस्कृतिक तत्वों का विकास पहले हो गया, कहीं पर कुछ सांस्कृतिक तत्वों का विकास बाद में हुआ है। तो इस आधार पर उन्होंने एक मार्गी सिद्धांत को आलोचना करी और अपना बहुमार्गी सिद्धांत जो है वह उद्विकास का प्रस्तुत किया। तो यह था आपका संस्कृति का उद्विकासीय सिद्धांत। अगले वीडियो में हम देखेंगे संस्कृति का प्रसारवादी सिद्धांत।